हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिनके कोर्स चलता है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर अपने पिछले 4-5 सालों के अंदर जो भी डेफिनेशंस आई हुई है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और दोनों लैंग्वेज में करेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम, देख लो आप, हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है, क्योंकि जो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर वाला लेक्चर डाला था उसके अंदर मैंने सारी हिंदी में डेफिनेशंस करवा रखी थी, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें इंग्लिश में भी कराया करो। तो जो सेकंड ईयर का था पहले मैंने हिंदी में सारा मैटर तैयार कर रखा था, तभी तो लेक्चर आने में इतना टाइम लग गया। फिर मैंने अब इसको दोबारा मतलब लिखा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको जितनी भी डेफिनेशन कराऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको अच्छे से पूरा लेक्चर को देखिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट ईयर के मैंने लेक्चर अपलोड किए थे, एक में मैंने आपको लगभग उनको 5 सालों के ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, एक में मैंने 10 सालों की डेफिनेशंस कराई हुई थी और एक मैंने मैराथन क्लास ली थी। सारा पेपर उसी में से आ गया था। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन इससे बाहर एक भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो सारे इनको डेफिनेशन को अच्छे तरीके से रट लेना भाई। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ इसको कंटेंट को अच्छे से लिखना करना, ठीक है ना। हालांकि लगभग 4-5 पेजों के अंदर ये है मैटर, ठीक है। तो इस चीज को लिखने में भी टाइम लगता है और मेरे भी आगे एग्जाम है, फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए इसके इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी पहले टॉपिक से। हाँ जी, एक चीज और बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट को सिलेबस कवर करना है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग 5-6 लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपका जो 50-60% सिलेबस है वो मैंने करवा रखा है, तो उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप वो लेक्चर देख भी सकते हो। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, पहली डेफिनेशन है सॉइल क्वालिटी, हिंदी में बोलते हैं मृदा गुणवत्ता। मृदा की गुणवत्ता एक विशिष्ट प्रकार की मृदा की कार्य करने की क्या होती है, क्षमता है, जो प्राकृतिक अथवा प्रतिबंधित पारिस्थितिक तंत्र की सीमाओं के अंतर्गत पादप और पशु उत्पादन को बनाए रखने, जल और वायु गुणवत्ता को बनाए रखने अथवा बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य को आवास और सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। सारी की सारी डेफिनेशन इजी है, लेकिन एक जो सोइल क्वालिटी की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, ठीक है ना। और ये आती है क्योंकि आपका पहला टॉपिक ही सोइल क्वालिटी पे है, ठीक है ना। तो सोइल क्वालिटी को अच्छे से पढ़ लेना, इस डेफिनेशन को, ये सारी लिख के आओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे भी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या डेफिनेशन है, सोइल क्वालिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोइल टू फंक्शन विद इन नेचुरल पावर मैनेज्ड ecosystem to sustain plant and animal production, maintain or enhance water and air quality and support human health and habitation। यानी उनके जो स्वास्थ्य और उसको जो आवास होता है उसको क्या करते हैं ये सपोर्ट करती है, यानी सहारा प्रदान करती है। हिंदी में जो लिखा है वो सेम इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये थी सोइल क्वालिटी की डेफिनेशन। हाँ जी, सेकंड चलते हैं अपने एसिडिक सॉइल पे। सेकंड डेफिनेशन आती है एसिडिक सॉइल की, अम्लीय मृदा क्या होती है, ऐसी मृदा जिसका पीएच मान क्या हो भाई 7 से कम होता है और हाइड्रोजन आयनों की क्या होती है सांद्रता अधिक होती है, वह मृदा क्या कहलाती है भाई, अम्लीय मृदा कहलाती है। इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और लगभग इंडिया के अंदर इसका एरिया कितना है, तो लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है अम्लीय मृदा पाई जाती है, जिसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 25 और 24 मिलियन हेक्टेयर एरिया। 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसका है भी, जिसकी पीएच 5.5 से ज्यादा है, और 24 मिलियन हेक्टेयर एरिया वो है जिसकी पीएच 5.5 से कम है, ठीक है। तो टोटल जो एसिडिक सॉइल का जो एरिया है वो 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिसमें से 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसकी पीएच 5.5 से ज्यादा है, और 24 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसकी पीएच का भी 5.5 से कम है। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, the soil whose pH value is less than 7 and hydrogen ion concentration is high is known as acidic soil. Its largest area in अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है लार्जेस्ट एरिया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये आपकी एसिडिक सोइल की थी, पूरा लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये जैसे लार्जेस्ट एरिया बता दिया, साथ में आप इसके क्या बता सकते हो इसके अलावा, अभी जो मैंने बताया था कि इसका टोटल एरिया कितना है इंडिया के अंदर,
तो इससे एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चे को कुछ नॉलेज है और वो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। यदि आपने डेफिनेशन अच्छी कर ली तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, नेक्स्ट है एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा। ऐसी मृदा जिसका पीएच मान क्या होता है 8.5 से ज्यादा, ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से क्या होती है कम, और ईएसपी 15% से अधिक हो, वह मृदा क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लवण भी पाए जाते हैं। कौन से साल्ट पाए जाते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के। इससे सोलो नेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सोलो नेल्स कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी, द सॉइल whose pH value is more than 8.5, EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी less than 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स, and ESP exchangeable sodium percentage more than 50% is known as alkaline soil. In this soil present carbonate and bicarbonate salts is it is also known as solo nails। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सोलो नेल्स बोल देते हैं, किसको भी, एल्कलाइन सोइल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टेबल का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। एक सेकंड रुकिएगा, लेयर्स, एक सेकंड। ये टेबल अच्छे से कर लेना भाई कवर। ठीक है, इसमें से आपके लगभग तीनों डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। यदि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। या आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव, वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी आपको करवा देता हूँ पूरी टेबल। हाँ जी, एक साइड लिख लेना सोइल, यहां लिख लेना ईसी, यहां लिख लेना ईएसपी, और यहां लिख लेना पीएच। जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास लगाई हुई है, ठीक है ना, ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं जो, उन्होंने तो ये टेबल अच्छे से याद होगी। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अपने को लिखना है सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल कौन सी होती है भी, लवणीय मृदा। फिर आती है एल्कलाइन सोइल। एल्कलाइन सोइल कौन सी होती है भी, क्षारीय मृदा को बोलते हैं एल्कलाइन सोइल। और फिर आती है सेलाइन एल्कलाइन सोइल, लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर आपको, अच्छा, जो सेलाइन सोइल होती है इसकी ईसी कितनी होती है, इसकी ईसी होती है 4 डेसीसाइमन से ज्यादा। ठीक है, एल्कलाइन सोइल की कितनी होती है, 4 डेसीसाइमन से कम, और सेलाइन एल्कलाइन की 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा। ऐसे एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमय सोडियम प्रतिशतता सेलाइन सोइल की 15% से क्या होती है, कम, एल्कलाइन सोइल की 15% से ज्यादा, और सेलाइन एल्कलाइन की भी 15% से ज्यादा। पीएच की बात करें तो सेलाइन सोइल की कितनी होती है, 8.5 से कम। ठीक है, एल्कलाइन सोइल की 8.5 से ज्यादा, और सेलाइन एल्कलाइन की होती है 8.5 से ज्यादा। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इनके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो सेलाइन एल्कलाइन सोइल होती है इनमें तीनों चीज ज्यादा होती है, ईसी, ईएसपी और पीएच, तीनों चीज क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो सेलाइन सोइल होती है इसको बोल देते हैं अपने सोलन चाक। क्या बोल देते हैं इसको, सोलन चाक। एल्कलाइन सोइल को बोल देते हैं सोलो नेल्स। अभी मैंने करवाया था ना भी, एल्कलाइन सोइल को क्या बोलेंगे अपने, सोलो नेल्स। जो सेलाइन एल्कलाइन सोइल होती है इसको क्या बोल देते हैं अपने, सोलो डाई। क्या बोल देते हैं अभी, सोलो डाई। अब इसके अलावा जो सेलाइन सोइल होती है इसमें क्या होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट के साल्ट होते हैं। एल्कलाइन सोइल में अभी मैंने बताया था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साल्ट होते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सेलाइन सोइल में कौन से साल्ट होते हैं, तो क्लोराइड और सल्फेट के होते हैं। ऐसी मृदा जिसके अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लवण पाए जाते हैं इसको क्या बोल देते हैं, तो उसको एल्कलाइन सोइल बोल देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसको बोल देते हैं व्हाइट एल्कली सोइल। व्हाइट एल्कली सोइल, सफेद क्षारीय मृदा, और इसको बोल देते हैं ब्लैक एल्कली सोइल। ठीक है ना। तो ये होगी व्हाइट एल्कली सोइल और ये होगी ब्लैक एल्कली सोइल। तो ये आपकी टेबल थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप खुद अपनी भाषा में भी डेफिनेशन बना सकते हो, और जो मैंने करवाई है उनको भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने, एक सेकेंड, ये रहा पेंसिल।
जी, अपनों ने कर ली एल्कलाइन सॉइल की डेफिनेशन, यानी 3 नंबर तो होगी अपनी। फिर आती है 4 नंबर डेफिनेशन, किसकी है ये? सलाइन सॉइल की, यानी लवणीय मृदा की। अब लवणीय मृदा की क्या परिभाषा होती है? ऐसी मृदा जिसका पीएच मान क्या होता है भाई? 8.5 से कम होता है। अभी टेबल बनवाई थी ना, उसमें पीएच का मान क्या था? 8.5 से कम था। टीसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन से ज्यादा थी। जो ईएसपी थी वो क्या थी? 15% से कम थी। ठीक है ना? तो वह मृदा आपकी कौन सी होती है? लवणीय मृदा कहलाती है। इसमें क्लोराइड और क्या होते हैं? सल्फेट के लवण पाए जाते हैं। इसे सोलन चाक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलन चाक कहते हैं। तो आपकी यदि ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में आए कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को सोलन चाक बोलते हैं, तो आपको पता होगा ना, इसको बोल देते हैं भाई सलाइन सॉइल को बोल देते हैं, लवणीय मृदा को बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी, द सॉइल whose pH value is less than 8.5, EC more than 4 डेसीसेंटीमीटर इनवर्स एंड ESP less than 50% is known as saline soil. In this soil present chloride and sulfate salt. Its other name is सोलन चाक। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? सोलन चाक होता है। अब देखो, जो जिसने वो टेबल देख ली ना, अच्छे से टेबल बिठा ली दिमाग में, तो उसकी ये सारी की सारी डेफिनेशन तैयार थी, सलाइन सॉइल की, एल्कलाइन सॉइल की और सलाइन एल्कलाइन सॉइल की। ठीक है ना? वही चीज इसको ऐसे करके लिखनी थी थ्योरी में। ठीक है ना? इसीलिए बोलता हूँ कि उस टेबल को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, उसके बाद में आपको थ्योरी तो अपने आप खुद बना ही सकते हैं। ठीक है ना? तो ये थी इसकी टेबल, और कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो क्या इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है ना? तो ये आपकी होगी 4 डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 नंबर डेफिनेशन आपकी एसिड सल्फेट सॉइल की। एसिड सल्फेट सॉइल यानी अम्ल सल्फेट मृदा, ऐसी मृदा जिसका पीएच मान भी क्या होता है? 4 से कम होता है, और सल्फाइड आयन जो होते हैं उनकी सांद्रता क्या होती है? अभी अधिक होती है, वह अम्ल सल्फेट मृदा कहलाती है। यह मृदा कहां पर पाई है? सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना? तो जो एसिडिक सॉइल थी वो कहां पे थी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा थी। और जो आपकी एसिड सल्फेट सॉइल है वो कहां पे सबसे ज्यादा है? वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो सलाइन एल्कलाइन होती है वो कहां पे होती है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस चीज को अच्छे से देख लेना। ठीक है ना? तो देखो, अब एग्जाम के अंदर आता है, बहुत सारी बार जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ध्यान रख लेना, एसिड सॉइल की बात करेगा, ठीक है ना, तब तो आएगा अरुणाचल प्रदेश, और जब बात करेगा एसिड सल्फेट सॉइल की, ठीक है ना, तब क्या लिखेंगे? अपने वेस्ट बंगाल लिखेंगे। ठीक है ना? अब एग्जाम के अंदर आप देखोगे, पिछले सालों के पेपर करोगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अम्ल सल्फेट मृदा की पीएच कितनी होती है, सलाइन एल्कलाइन सॉइल की पीएच कितनी होती है, सलाइन सॉइल की पीएच कितनी होती है, सोलोनेल्स किसको बोलते हैं, सोलन चाक किसको बोलते हैं, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज और बोल देता हूँ कि कोई भी मेरे को मैसेज या फोन मत करना कि सर इन्हें ये पीडीएफ दे दो। पीडीएफ आपको इसमें से ही पढ़नी पड़ेगी, लेक्चर में से ही। पीडीएफ मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो इस पीडीएफ को ये से आपको लेक्चर से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, ऐसे है कि यदि इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिखे होगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, इतना है। और ऑब्जेक्टिव वाला आपका लेक्चर इसलिए नहीं तैयार किया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 सालों के पेपर मिले थे मुझे, और दूसरे साइटों से उठाता था, वहां पे आंसर वगैरह गलत लिखे होते तो वो यहाँ पे लेके आता, थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे। ठीक है ना? इसलिए मैंने वो कराए नहीं थे। तो एक चीज ध्यान रख लेना, किसी भी आप साइड से पढ़ रहे हो 5 सालों के ऑब्जेक्टिव, तो उसमें चीज में एक चीज ध्यान रख लेना कि जो आंसर है वो आप चेक करते रहना साथ साथ में कि हाँ यार इसमें मेरे को डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को हाथों हाथ कवर कर लेना। ठीक है ना? या क्लियर कर लेना, क्योंकि यदि वो उसमें से आपने पढ़ लिया और वही पेपर में गिर के आ गए तो आपका नंबर कट जाएगा। बहुत सारी मैंने साइटें देखी हैं जहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत मिलते हैं, इसलिए उन आंसर्स को अपने तरीके से अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट एसिड सल्फेट सॉइल की इंग्लिश में करवाते हैं अपने। द सॉइल whose pH value is less than 4 and sulfide ion concentration is high is known as acid sulfate soil. Its largest area in West Bengal. कहाँ पे? अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इसका लार्जेस्ट एरिया है। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैलकेरियस सॉइल की कौन सी है? कैलकेरियस सॉइल, या हिंदी में इसको कैलकेरियस सॉइल ही बोलते हैं, कैलकेरियस मृदा। ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? भी 15% से अधिक पाई जाती है, कैलकेरियस मृदा कहलाती है।
ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 15% से ज्यादा होता है, वो आपकी कौन सी होती है भी, कैलकेरियस सॉइल होती है, कैलकेरियस मृदा होती है, कैलकेरियस। अच्छा यहाँ तक हो गया। इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है भाई, 7.5 से 8.3 तक, मतलब 7.5 से 8.3 तक होता है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है कैलकेरियस। अब देखो कैलकेरियस के अंदर क्या चीज आ रही है भी, कैल्शियम आ रहा है, क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। और जो सैलाइन सोइल होती है उसमें भी तो क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम ही होता है। तो जब सैलाइन सोइल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो कैलकेरियस भी सोइल भी कहाँ पे होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, द सोइल whose pH value is 7.5 to 8.3 and present more than 50% calcium carbonate is known as calcareous soil. Its largest area present in यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी वाला यूपी के है ना, हाँ जी। इसके बाद में 6 डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिव एसिडिटी। कौन सी भी, एक्टिव एसिडिटी, सक्रिय अम्लता। वह अम्लता जो मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कारण उत्पन्न होती है, उसे सक्रिय अम्लता बोलते हैं। इसे पीएच मीटर के द्वारा, मतलब पीएच मीटर जो अपने नापते हैं वो इसी अम्लता को नापता है। यानी जो पीएच मीटर होता है वो आपको कौन सी रीडिंग देगा, एक्टिव एसिडिटी की रीडिंग देगा। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी या रिजर्व एसिडिटी के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन आयन कहां पर है अभी, कहां गया, मृदा विलयन में जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं उनसे। ठीक है ना, एसिडिटी caused by hydrogen ion which are present in soil solution is known as active acidity. pH meter measure only active acidity, सिर्फ एक्टिव एसिडिटी यानी सक्रिय अम्लता को ही नापता है कौन, पीएच मीटर। अब एक्सचेंजेबल या रिवर्स जो रिजर्व एसिडिटी है, अच्छा एक होती है रेजिडुअल एसिडिटी, वो भी मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, शायद वो इसके अंदर लिखी हुई नहीं होगी, लिखी होगी तो ठीक है, नहीं लिखी होगी तो लास्ट में मैं आपको समझा के चला जाऊंगा। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सचेंजेबल या रिजर्व एसिडिटी, यानी विनिमय अम्लता, हिंदी में क्या बोल देते हैं, विनिमय अम्लता बोल देते हैं। वह अम्लता जो मृदा कोलोइडी कणों पर अधिशोषित, अब ये सिर्फ एक शब्द है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें तो क्या था, मृदा विलयन में उपस्थित है हाइड्रोजन, इसमें क्या है, मृदा कोलोइडी जो कण होते हैं उन पे जो अधिशोषित होते हैं, एक होता है अधिशोषण, ठीक है ना, एक होता है अवशोषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, मतलब इसका मुंह, पेन से समझा देते हैं भाई, इसका मुंह तो इधर है इसमें और इसका मुंह इधर है। ठीक है ना, तो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एड का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब ये कोई कोलोइडी कण था, ठीक है ना, तो इस पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन आके जुड़ गया, तो ये होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब ये मान लो कोई कण था, इसने अंदर अपने अंदर ले लिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना मतलब अंदर, और एडजॉर्ब मतलब बाहर जुड़ना। ठीक है ना, तो एडजॉर्प्शन, एड से नाम से याद रख सकते हो, एड का मतलब होता है जुड़ना। हाँ जी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है वह अम्लता जो मृदा कोलोइडी कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न होती है, उसे विनिमय अम्लता कहते हैं। और यह अम्लता पौधों के लिए हानिकारक नहीं होती, मतलब एक्टिव एसिडिटी है वो पौधों के लिए हानिकारक होती है, और एक्सचेंजेबल जो होती है वो हानिकारक नहीं होती, किन के लिए, प्लांट्स के लिए। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी, एसिडिटी काउज्ड बाय हाइड्रोजन आयन व्हिच आर एडजॉर्ब्ड ऑन कोलोइड, ऑन सोइल कोलोइड पार्टिकल्स इज नोन एज एक्सचेंजेबल एसिडिटी। इट्स नॉट हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ठीक है ना, ये पौधों के लिए हानिकारक नहीं होती, कौन सी भी, एक्सचेंजेबल या रिजर्व एसिडिटी। यदि एग्जाम के अंदर रिजर्व लिखा आ जाए और एक रेजिडुअल लिखा जाए तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रख लेना, रिजर्व जो होती है वो अलग होती है, रेजिडुअल, अच्छा रेजिडुअल आपको वैसे समझा देता हूं मैं। रेजिडुअल, रेजिडुअल के अंदर शब्द आ रहा है एक रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या होता है, अवशेष, अपने बोलते हैं ना क्रॉप रेजिड्यू यानी फसल अवशेष, वैसे रेजिड्यू का मतलब अवशेष, मतलब सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता के बाद जो अम्लता बच जाती है उसको ही बोलते हैं अपने रेजिडुअल एसिडिटी। ठीक है ना, तो एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रेजिडुअल एसिडिटी क्या होती है, फिर मत बोलना कि सर ने करानी, हालांकि लास्ट में मैं डेफिनेशन लिखवा के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक लेक्चर देखना,
अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए मैंने इतने अच्छी अच्छी डेफिनेशंस तैयार की हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, यानी लवण प्रभावित मृदाएं। ऐसी मृदाएं जो कृषि के लिए अयोग्य होती है और इनकी सतह पर लवणों का संचय होता है, यानी एक्यूमुलेशन होता है, लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती है। इन मृदाओं का क्षेत्रफल भारत में लगभग 6.74 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल का कितना है अभी? 6.74 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। कहां पर? इंडिया के अंदर। और राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका एरिया कितना है अभी? 0.37 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और कई बार जो एग्जाम के अंदर लाख में पूछ लिया जाता है तो 3.7 लाख हेक्टेयर एरिया है। ठीक है ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वहां पे भी कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। याद रख लेना, राजस्थान में साल्ट अफेक्टेड सॉइल का है 3.37 मिलियन हेक्टेयर एरिया। यदि वो लाख के अंदर पूछ रहा है तो आपको बताना है 3.7 लाख हेक्टेयर एरिया। ठीक है ना, यानी सॉइल्स which are not suitable for agriculture and occur salt accumulation on soil surface is known as salt affected soil. The area of salt affected soil is 6.74 million hectare area. ठीक है ना, ये होगी आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल की डेफिनेशन। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2-3 लगातार जो है वो एग्जाम के अंदर इस बार आपको इनमें से, अब जो अगले तीनों कराऊं उनमें से एक देखने को मिलेगी। हाँ जी, लीचिंग रिक्वायरमेंट यानी निक्षालन आवश्यकता। निक्षालन आवश्यकता क्या होती है? लवण प्रभावित मृदाओं में लवणों को निचले स्तरों में भेजने के लिए जितने जल की मात्रा आवश्यक होती है उसी को बोल देते हैं अपने निक्षालन आवश्यकता। ठीक है ना, मतलब जो आपकी सोइल थी, मान लो आपको सलाइन एल्कलाइन सोइल है, उसके अंदर ऊपर क्या होंगे? साल्ट होंगे भी। अब देखो, अपने देखते हैं ना कि जो सलाइन सोइल है या एल्कलाइन सोइल है, इसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए? एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड क्यों चाहिए? तो यदि ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया तो वो क्या है? पानी के साथ लवण घुलकर निचले स्तरों में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो एरिड और सेमी एरिड होगा तो पानी वहां पे क्या होगी? एरिड और सेमी एरिड में पानी की क्या होती है? कमी होती है, तभी तो लवण क्या है? ऊपर की परतों पे ही सूख जाते हैं। अब अपने देखते हैं कि जो सलाइन एल्कलाइन सॉइल है उनकी रिक्लेमेशन के लिए अपने फिजिकल मेथड में एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ते हैं लीचिंग। ठीक है ना, निक्षालन। निक्षालन के अंदर क्या होता है? ऊपर की जो लवण है वो पानी के साथ घुलकर निचले स्तरों में चले जाते हैं। तो जितने पानी की आवश्यकता है उन लवणों को मतलब बहाने के लिए वहां से, उस पानी को क्या बोल देते हैं? अपने लीचिंग रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग ऑफ साल्ट फ्रॉम रूट जोन, यानी जड़ स्तर से सॉइल इज नोन एज लीचिंग रिक्वायरमेंट, यानी जड़ स्तर से नीचे लवणों को भेजना क्या कहलाता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट कहलाता है। जो आपकी प्री पीजी होते हैं, ठीक है ना, एमएससी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है ECI अपॉन में ECD। अच्छा, ये कट गया क्या? इधर लिख देता हूं मैं। लीचिंग रिक्वायरमेंट का होता है ECI अपॉन ECD। इंस्टाग्राम चलाते हो ना सभी, तो उसमें क्या आता है? एक आईडी, अपने आईडी बनाते हैं ना, तो ऐसे आईडी से याद रख सकते हो भी, आपको पता लग जाएगा कि आई पहले आएगा या डी बाद में आएगा। ठीक है ना, तो आईडी बनाते हैं ना, तो आई पहले आएगा और डी लास्ट में आएगा। तो आई का मतलब क्या होता है? इरिगेशन वाटर, और डी का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज वाटर। मतलब इरिगेशन वाटर की EC कितनी थी और ड्रेनेज वाटर की EC कितनी थी वो होता है। तो आईडी से याद रख लेना, आई डी, ECI ECD। आई से इरिगेशन वाटर और डी से ड्रेनेज वाटर, और आईडी से याद आया। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मुकेश सर के नाम से मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया नया, तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए, ये अपने हो गई लीचिंग रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है लाइम रिक्वायरमेंट। अच्छा, लाइम किसके लिए यूज करते हैं भाई? अपने लाइम यूज करते हैं अपने एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। तो लाइम रिक्वायरमेंट क्या होती है? चुनना आवश्यकता। अम्लीय मृदाओं का सुधार करते समय पीएच को एक उचित स्तर तक ले जाने के लिए जितनी मात्रा में चुनना चाहिए उसे चुनना आवश्यकता कहते हैं। चुनना आवश्यकता शोय मेकर द्वारा दी गई थी। चुनना आवश्यकता यानी लाइम रिक्वायरमेंट है वो किसने दी थी? शोय मेकर ने। तो एग्जाम के अंदर साइंटिस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना, शोय मेकर जो थे उन्होंने क्या दिया था भाई? लाइम रिक्वायरमेंट दिया था। क्या दिया था? लाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर राइजिंग पीएच वैल्यू एट डिजायरेबल लेवल इज कॉल्ड लाइम रिक्वायरमेंट। चुनना आवश्यकता इसको बोल देते हैं। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन होगी। साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया, तो ये मत बोलना कि इंग्लिश वालों को तो लिखा ही नहीं था। ठीक है ना, तो याद रख लेना, लाइम रिक्वायरमेंट जो है वो किसने दिया था? शोय मेकर ने दिया था।
हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने जिप्सम रिक्वायरमेंट पे। एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे करने पड़ता है, फिर हट जा भाई, हट जा, हट गया। जिप्सम रिक्वायरमेंट यानी जिप्सम आवश्यकता। अब जिप्सम रिक्वायरमेंट या जिप्सम आवश्यकता क्या होती है? क्षारीय मृदाओं का सुधार करते समय पीएच को उचित स्तर तक ले जाने के लिए जितनी मात्रा में जिप्सम चाहिए उसे जिप्सम आवश्यकता कहते हैं। जिप्सम आवश्यकता स्कोनोवर ने दी थी। किसने दी थी भी जिप्सम आवश्यकता? स्कोनोवर ने दी थी। तो लाइम रिक्वायरमेंट थी वो किसने दी थी? शोएमेकर ने दी थी। और जिप्सम रिक्वायरमेंट किसने दी थी? स्कोनोवर ने दी थी। किसने दी थी भाई? स्कोनोवर ने दी थी। यानी अमाउंट ऑफ जिप्सम रिक्वायर्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सोइल इट इज कॉल्ड जिप्सम रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, जो सलाइन सोइल है उसके रिक्लेमेशन के लिए जितने भी जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोल देते हैं अपने जिप्सम आवश्यकता। रुको 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 रुको, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेना भाई। एल्कलाइन सोइल आएगा, क्योंकि जो सलाइन सोइल होती है उसके अंदर अपने केमिकल मेथड्स का यूज नहीं करते, क्योंकि जिप्सम का सूत्र क्या होता है भाई? अब देखो यहाँ पे जिप्सम का सूत्र भी लिखा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर पिछले साल भी क्वेश्चन आया है, उससे पहले भी क्वेश्चन आया है। तो जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है CH4.2H2O। वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको हाफ H2O, 2.5 H2O, 3 H2O ऐसे देगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CH4.2H2O। तो जिप्सम के अंदर क्या है? कैल्शियम। यदि आप सलाइन सोइल के अंदर तो पहले क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम और डाल दोगे तो उसका रिक्लेमेशन थोड़ी होगा, इसलिए एल्कलाइन सोइल यहाँ पे आएगा। सलाइन की जगह एल्कलाइन कर लेना, क्योंकि एल्कलाइन जो सोइल होती है उसी के अंदर अपने जिप्सम का यूज करते हैं। क्योंकि एल्कलाइन सोइल सॉरी कैल्शियम जो होता है वो सलाइन सोइल के अंदर पाया जाता है। तो एल्कलाइन सोइल की पीएच सलाइन से भी ज्यादा होती है, तो कुछ तो सुधार हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एल्कलाइन सोइल आएगा। और यहाँ पे हिंदी में मैंने सही किया बताया, तो इंग्लिश में थोड़ा सही कर लेना भाई इस चीज को। अब देखो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जिप्सम रिक्वायरमेंट का, तो क्या होता है? इस ESP इनिशियल माइनस ESP फाइनल डिवाइड बाय 100 इंटू CEC। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट को, अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को समझ लेना। जब अपने फॉर्मूला लिखते हैं तो ज्यादातर यहाँ पर गुणा के अंदर शो आता है। अभी आपको एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा उसमें देख लेना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आता है? शो आता है। ठीक है, लेकिन जिप्सम रिक्वायरमेंट में उल्टा होता है सिस्टम, यहाँ पे तो CEC चला जाता है और यहाँ पे शो आता है। तो ध्यान रख लेना जिप्सम रिक्वायरमेंट के अंदर ESP इनिशियल, ESP का मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है ना, यानी प्रारंभिक ESP माइनस फाइनल ESP, ठीक है, यानी अंतिम ESP डिवाइड बाय 100 इंटू CEC। CEC की फुल फॉर्म क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। तो आपके एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। जो आपकी डेफिनेशन आती है उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन ना पूछ के वो सीधे पूछ लेगा कि जिप्सम आवश्यकता का सूत्र लिखिए, तो आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के आना होता है। ठीक है ना, और प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, इसकी मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखाई है, कोई ना, आपको वैसे मैंने जो मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको कराई हुई है, बाकी मैं इसको बता दूंगा अपनी भाषा के अंदर। वेस्टलैंड मतलब जो जो इसमें वर्ड दिए जिसका आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, बाकी बनाने में तो आप होशियार हो ही। वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त, अप्राप्य और अनुत्पादक क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? बंजर या व्यर्थ भूमि बोल देते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन, अच्छा एग्जाम के अंदर आ जाए तो दोनों डेफिनेशन लेके आ जाना। वह भू क्षेत्र जो विभिन्न अवरोधों के कारण अनुपयोगी एवं बेकार है बंजर कहलाता है। अब बेकार मतलब व्यर्थ। ठीक है ना, अपने जैसे घरों में अपने होता ही रहता है, बड़े बहन भाइयों की आपस में लड़ाई होती है तो बोलते हैं बेकार सा, ऐसा सा, है ना, तो वो वाला बेकार है कि मतलब बेकार, उसको क्या बोलते हैं? मतलब फालतू है। ठीक है ना, तो जो बेकार होगा मतलब जिसपे अपने कोई कृषि कार्य नहीं कर सकते उसी को क्या बोल देते हैं? अपने वेस्टलैंड या बंजर भूमि बोल देते हैं। तो आपको इसका अच्छे से पता होना चाहिए, यानी अनप्रोडक्टिव, ठीक है, अनसुटेबल एंड वृथलेस जो होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं भाई? वेस्टलैंड बोल देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है वाटरलॉग्ड एंड मार्शी लैंड्स। वाटरलॉग्ड एंड मार्शी लैंड, अब देखो हिंदी में बोलते हैं जलमग्न एवं कच्छ भूमि। अब यहाँ पे जलमग्न भूमि है, आगे आपको एक डेफिनेशन और मिलेगी जिसका जल प्लावन यानी वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे पूछा हुआ है वाटर लॉग लैंड्स का और मार्शी लैंड्स का। तो समुद्र, नदियों तथा झीलों के किनारे बने वे भू क्षेत्र जहां सदैव क्या है भी जल भरा रहता है, जलमग्न भूमि कहलाते हैं। जलमग्न का मतलब ये हो गया, वाटर लॉग का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे पानी भरा रहेगा।
ठीक है। तो जिस एरिया के अंदर पानी भरा रहता है वो आपका कौन सा होता है, वाटर लॉग्ड सॉइल होती है या वाटर लॉग्ड लैंड होती है। और जब इसके अंदर क्या है, वनस्पतियां उग जाती है तब इसको क्या बोल देते हैं, अपने मार्शी लैंड बोल देते हैं, कच्छ भूमि बोल देते हैं, ठीक है ना। जब इन क्षेत्रों में वनस्पति उत्पन्न हो जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं भाई, कच्छ भूमि बोल देते हैं। लैंड एरियाज फॉर्म्ड ऑन द बैंक्स forms on the banks of seas, rivers and lakes where the land is always filled with water is called waterlogged soil. And when vegetation grows in these areas, then these soils are called marshy lands. मतलब वाटर जहां पर पानी भरा रहेगा उसको तो वाटर लॉग्ड सोइल बोलेंगे, और जब इन पे वनस्पति उग जाएगी यानी वहां पे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो उसको अपने क्या बोल देंगे, मार्शी लैंड बोल देंगे, कच्छ भूमि बोल देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप यानी लवण सहनशील फसलें। एक होती है लवण संवेदनशील, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, साल्ट ससेप्टिबिलिटी क्रॉप्स। अब संवेदनशील या ससेप्टिबिलिटी का और टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, देखो टॉलरेंट का मतलब होता है प्रतिरोधी। मतलब आप यदि आपकी सोइल के अंदर यदि साल्ट है और वहां पर यदि आप किसी फसल को लगाओगे और यदि वो ग्रो कर जाती है तो वो होती है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। और यदि किसी क्षेत्र के अंदर लवण थे और वहां पे आपने क्रॉप भी लगाई लेकिन वो क्या है, ग्रो नहीं हुई, तो वो होती है ससेप्टिबल। मतलब वो थोड़े से साल्ट देखते ही वहां पे प्रोडक्शन देना बंद कर देती है। तो ये होता है ससेप्टिबल का और टॉलरेंट का मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके साल्ट टॉलरेंट की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो वह फसल जो मृदा में लवणों की सांद्रता अधिक होने पर भी अपनी वृद्धि विकास करती है और क्या देती है, उत्पादन देती है, वह लवण सहनशील फसल कहलाती है। ठीक है, ए क्रॉप विच कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस प्रोडक्शन वेयर साल्ट कंसंट्रेशन इज हाई इज नोन एज साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। अब कई बार एग्जाम के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। तो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, अभी बार्ले, व्हीट और सोरगम। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होती है आपकी बार्ले, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको बताना होगा बार्ले, व्हीट और सोरगम जो होती है वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है, और आप इसकी डेफिनेशन भी लिख के आ जाए और एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आप एक बार इस डेफिनेशन को देखिए, इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूँ और साथ में देख लेते हैं कि क्लास अच्छी तो चल रही है, ठीक है। फोन से रिकॉर्ड करते हैं ना, कई बार थोड़ा सा वो क्या करता है, ऑटो जूम कर लेता है। ऑटो जूम करने के बाद फिर चेहरे पे दाने वगैरह से दिखने लग जाते हैं, पर अपने को अपने चेहरे से नहीं, इससे मतलब है ना, ये बस बढ़िया दिखना चाहिए कंटेंट। अपने तो पता ही है मुकेश सर कैसे दिखते हैं ना, कौन है कौन नहीं, ये तो तुम लोग जानने भी लग गए अब। हाँ जी, आगे आता है ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद। और इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, आपके अदर जो स्टूडेंट जानकार हैं अदर कॉलेजेस के अंदर, तो वहां पर भी इनको भेज देना ताकि उनके भी हेल्पफुल रही ये क्लास, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, ठीक है। ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद। खेत में खड़ी फसल को पुष्पन अवस्था से पहले मिट्टी की भौतिक दशा सुधारने और मृदा उर्वरता को बनाए रखने हेतु मिट्टी में दबाना हरी खाद देना कहलाता है, ठीक है ना। यानी फ्लोवरिंग स्टेज से पहले आपने क्रॉप को क्या है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसको बोल देते हैं अपने ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद देना, ठीक है ना। इंग्लिश में होगा स्टैंडिंग क्रॉप आर इनकॉर्पोरेट इन सॉइल बिफोर फ्लोवरिंग स्टेज फॉर इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल एंड फर्टिलिटी इज नोन एज ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है ना। उसको क्या बोल देते हैं अपने ग्रीन मैन्योरिंग बोल देते हैं। अब देखो ग्रीन मैन्योरिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इन सिटू, एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू होती है उसी जगह पे मिट्टी में जो है फसल को दबा देना, वो इन सिटू होती है। इस मतलब इस एरिया के अंदर आपने फसल बोई हुई थी, मतलब यहाँ पे आपकी कोई फसल थी, एक ये दूसरा एरिया है, अब यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो वो तो आपकी होती है इन सिटू, ठीक है ना। अब यहां से जो प्लांट्स ग्रो कर रहे थे इनकी लीव्स या इनके स्टेम्स यहां से ले जाके यदि यहां डालोगे तो इसको बोल देते हैं एक्स सिटू, ठीक है ना। मतलब दूसरे खेत से
अपने जो फसल की पत्तियां हैं, तने हैं या पौधे के किसी भाग को लाकर अपने दूसरे खेत में यदि इनकॉर्पोरेट करेंगे, दबाएंगे, तो उसको बोल देते हैं एक्सिटू। और एक्सिटू का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है अभी? ग्लिसरीडिया। ग्लिसरीडिया जो प्लांट है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका? एक्सिटू का। और इसके एग्जांपल कौन से आ जाते हैं इन सिटू के? तो आपके जो क्लस्टर बीन हो गया यानी ग्वार, ठीक है, काउपी हो गया, ठीक है ना, जो लेग्यूम क्रॉप्स है वो सारी इन सिटू के अंदर आती हैं। और एक्स सिटू के अंदर आपका ग्लिसरीडिया आ गया, महुआ, करंज, ये सारे कौन से होते हैं? एक्स सिटू के एग्जांपल होते हैं। सनई, ढेंसा, वो सारे इसमें आते हैं इन सिटू में। एक्स सिटू में ग्लिसरीडिया, महुआ, करंज ये आते हैं। और एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए अपने जो है कौन से हरी खाद का या कौन से पौधे का उपयोग कर सकते हैं? तो किसका? ग्लिसरीडिया का उपयोग जो है वो सलाइन सॉइल या एल्कालाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए अपने कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पीएच लगभग 4.5 से 5 के बीच में होती है। तो 4.5-5 पीएच पे एसिडिक सॉइल आ जाती है, इसलिए इसका रिक्लेमेशन के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। होगी ना इंग्लिश में डेफिनेशन? ओके जी। अच्छा, कई बार एग्जाम में जो एक्सिटू है ना उसको ऐसे ही पूछ लेते हैं हरी पत्ती खाद। हरी पत्ती खाद क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या अपने प्लांट्स की लीव्स को लेके आके दूसरे खेत में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उसको ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी बोल दिया जाता है। तो आपकी यदि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग आए तो भी आप उसको इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है लैंड यूज प्लानिंग या भूमि उपयोग नियोजन। एक सेकंड, ये पेन देख रहे तो सही चल रहा है क्या? फिर कलर वगैरह की दिक्कत नहीं है यार, ये जूम कर रहा है ऑटो। एक सेकंड, चलो अब कर रहा है तो कर रहा है, क्योंकि मैं इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ा सकता। यदि इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा चेहरा बिल्कुल खराब कर देगा। हाँ जी, लैंड यूज प्लानिंग अपने रेडी पेन कर लेते हैं, यानी भूमि उपयोग नियोजन। तो भूमि उपयोग नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में भूमि के उपयोग को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना और सामाजिक आर्थिक विकास को क्या करना? बढ़ावा देना है, ठीक है ना। तो लैंड यूज प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस बार एग्जाम के अंदर आपको देखने को भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो लैंड यूज प्लानिंग की डेफिनेशन अच्छे से रट लेना भाई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बनेगी? लैंड यूज प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट एम्स टू एलोकेट एंड मैनेज लैंड रिसोर्सेज फॉर वेरियस पर्पज कंसिडरिंग बोथ ह्यूमन नीड्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये आपकी थी लैंड यूज प्लानिंग की डेफिनेशन। इसको अच्छे से रट लेना भाई, आपके इस बार एग्जाम के अंदर आने के 100% चांस है। हाँ जी, नेक्स्ट अपने चलते हैं 18 नंबर डेफिनेशन पे। ये भी नहीं लिखी मैंने, चलो ये तो बिल्कुल इजी सी है। सोइल ऑर्गेनिक मैटर यानी मृदा कार्बनिक पदार्थ। मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पौधों की जीवित व मृत, अच्छा ये मृद लिख दिया, मृत पदार्थ को मृदा कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि मेरे रिकॉर्डिंग में मृदा लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी अच्छा इंग्लिश में बताया तो सोइल के अंदर जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो उनका डेड मैटर हो चाहे लिविंग मैटर हो, वो सोइल के अंदर होता है, उसको बोल देते हैं अपने ऑर्गेनिक मैटर बोल देते हैं, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। इसके अपघटन एवं विच्छेदन यानी इसका डिकम्पोजिशन होगा तो काले भूरे रंग का पदार्थ बनता है, यानी एक मैटर बनता है, उसको क्या बोल देते हैं अपने? ह्यूमस कह देते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है या न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ये थी आपकी ऑर्गेनिक मैटर की परिभाषा। अच्छे से लिख के आना भाई एग्जाम के अंदर। पूरी लिख के आओगे तो पूरे नंबर, आधी लिख के आओगे तो आधे नंबर। हाँ जी, ये सारी डेफिनेशन मैंने कल रात को लिखी हुई है जो इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी वाला तो मैंने पहले मैटर तैयार कर रखा था, लगभग आपका 6 तारीख तक लेक्चर अपलोड हो जाता, बट इंग्लिश की में लिखनी थी तो टाइम लग गया। सार्ट इंडेक्स, ठीक है ना। अब सार्ट इंडेक्स का कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी होती है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। सार्ट इंडेक्स जो है वो किसने दिया था भाई? पूरी ने दिया था, खाने वाली पूरी नहीं, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। सार्ट इंडेक्स किसने दिया था? पूरी ने दिया था। कहीं वैसे समझ मत जाना भी पूरी खाने वाली है ना, छोले पूरी याद आने लग जाए तुम्हें। सार्ट इंडेक्स पूरी ने दिया था। अब इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल सोडियम माइनस 24.5
टोटल सोडियम, ये क्या है बीच में माइनस, एक बार रुको, इसको मैं पहले सारी बात, टोटल सोडियम फिर माइनस 24.5 फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर टोटल कैल्शियम माइनस, ठीक है, टोटल कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, टोटल कैल्शियम। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम होता है वो माइनस करेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट बंद करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 4.85 से। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, आपके जो ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें क्या दे देगा वो लगेगा यहाँ से फॉर्मूला लिखने, इतना 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 फॉर्मूला लिख के और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान देके छोड़ देगा और यहाँ पे कर देगा डैश डैश डैश। तो आपको पता होना चाहिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4.85 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं साथ साथ में ये भी बताता जा रहा हूँ इसमें से कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव वाला आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके इस प्रकार से, और आपके शायद एक क्वेश्चन आया हुआ भी है ऐसा, ठीक है। इसके बाद में अब यदि साल्ट इंडेक्स आपने निकाल लिया, यदि उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, तो वो क्या है इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। यदि आपने कोई इरिगेशन वाटर लिया, उसका साल्ट इंडेक्स चेक किया, अब साल्ट इंडेक्स चेक किया, उसके अंदर जो वैल्यू आई उसकी वो पॉजिटिव आई, मतलब 0 से ज्यादा आई, तो आप बोलोगे कि ये जो वाटर था वो इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। यदि आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है यानी 0 से कम, कहां तक, -24.5 तक, कहां तक, -24.5 तक, ठीक है ना। तो वो क्या होगा इरिगेशन के लिए सूटेबल, इरिगेशन के लिए सूटेबल होएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपर्पज ट्रीज, क्या आते हैं, मल्टीपर्पज ट्रीज यानी बहुउद्देशीय पेड़। बहुउद्देशीय पेड़ की परिभाषा, ठीक है ना, साल्ट इंडेक्स वाला चीज समझ लेना, किसने दिया था, पूरी ने दिया था, और फर्टिलिटी इंडेक्स किसने दिया था, पार्कर ने दिया था। हाँ जी, मल्टीपर्पज ट्रीज यानी बहुउद्देशीय पेड़, ये तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो ना भी। हाँ जी, वे पेड़ जिन्हें कई उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है या प्रतिबंधित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, बहुउद्देशीय पेड़ कहलाते हैं। ये पेड़ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इन पेड़ों का उपयोग भोजन के अलावा अन्य रूपों में भी किया जाता है, जैसे लकड़ी का उपयोग अपने किसके लिए करते हैं, ईंधन के रूप में यानी जलाने के लिए। पत्तियों का उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, अपने खाद बनाने में, अपने सब्जी के रूप में भी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, और किसके रूप में, औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग हो सकता है। तो मल्टीपर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो ऐसे पेड़ जिनका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, मतलब उनसे अपने को भोजन भी मिलता है, मेडिसिनली उनका यूज होता है, उनसे वुड भी मिलती है यानी लकड़ी भी मिलती है, ठीक है, उनके लीफ से वेजिटेबल्स वगैरह भी बना सकते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है, मल्टीपर्पज ट्रीज के अंदर आता है। जैसे अजाडिरेक्टिका इंडिका, यानी जो नेम होता है उसके अंदर जो अजाडिरेक्टिन पाया जाता है, तो उससे क्या है मेडिसिनल यूज भी होते हैं उसके, उसके अपने मतलब एग्रीकल्चर में बहुत सारे यूज हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर अपने जो नीम जो होता है उसका अपने मेन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं, अभी जो बताया था मैंने ग्रीन मेन्योरिंग कर सकते हैं ना उसकी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि आपको ऐसा पेड़ जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं वो आपका किसमें आता है, मल्टीपर्पज ट्रीज। और इसका एग्जाम्पल भी आप क्या लिख के आ सकते हो, भी अजाडिरेक्टिका इंडिका यानी नेम लिख के आ सकते हो। और जो मल्टीपर्पज ट्रीज वाला चैप्टर है उसके अंदर लगभग आपको मैंने 10-12 आपको नाम लिखाए हुए हैं, और जो मेरे से स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनको बताता हूँ कि लगभग 10-12 जो है आपके इंपॉर्टेंट पेड़ है, आपकी जो बुक है उसके अंदर दिए हुए हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे तरीके से कर लेना भी। उनके एग्जाम नाम पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है ना, डेफिनेशन तो आती है, कई बार उनके एग्जाम नाम पूछ लिए जाते हैं साइंटिफिक। हाँ जी, इंग्लिश में डेफिनेशन मिलेगी, मल्टीपर्पज ट्रीज आर ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड एंड मैनेज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स और प्रोडक्ट बियॉन्ड ए सिंगल पर्पज, इट हेल्प्स इन मेंटेन इकोसिस्टम, ठीक है ना। ये इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में भी सहायता करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है 21 नंबर डेफिनेशन, सोल्यूबल साल्ट यानी घुलनशील लवण, सोल्यूबल साल्ट। एक सेकेंड चल रहा है, ठीक है। सोल्यूबल साल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, वे लवण जो किसी विलायक अथवा जल में आसानी से घुल जाते हैं घुलनशील लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, घुलनशील लवण, यानी ऐसे साल्ट जो
वाटर में तो घुल ही सकते हैं, उसके अलावा अन्य जो सोलवेंट होता है, विलायक जो होता है, उसके अंदर घुल सके तो उसको अपने बोल देते हैं सोल्यूबल साल्ट। ठीक है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे साल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड और सल्फेट के साल्ट होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, जैसे NaCl, कैल्शियम सल्फेट। नमक को घोलते हैं ना अपने पानी में तो आसानी से घुल जाता है, तो वो आपका कौन सा होता है, सोल्यूबल साल्ट होता है। A soluble salt is a type of salt that readily dissolve in a solvent, most commonly water। मतलब कॉमन तो क्या है, वाटर ही तो होता है। एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे जो सोलवेंट के अंदर घुल जाए उसको बोल देते हैं अपने सोल्यूबल साल्ट। एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है, मैं बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले उसको कर सकते हैं। हाँ जी, फिर आता है सेलेनाइजेशन या लवणीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों की क्या है, परत बन जाती है, या जो लवण है वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो लवणीकरण कहलाती है। ठीक है ना। मतलब ये मान लो आपकी सॉइल सरफेस थी, ठीक है ना। अब इस पे क्या हो गया यार, कभी कभी ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ लगा हुआ ना आपको के छोटे से पार्टिकल वगैरह इसके आगे आगे ना, तो ये इस पे स्क्रैच मार देगा। जैसे मान लो इसके ऊपर ऐसे लवण इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, तो इसको अपने क्या बोल देंगे भाई, सेलेनाइजेशन बोल देंगे, लवणीकरण। ठीक है ना। इसके लिए शुष्क और अर्ध शुष्क जो जलवायु होती है वो उपयुक्त होती है, यानी एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट सूटेबल रहता है। इस प्रक्रिया से लवणीय मृदा का निर्माण होता है, यानी कौन सी बनेगी, सेलाइन। सेलेनाइजेशन से सेलाइन सॉइल तो बनेगी, यानी accumulation of salt in upper part of soil profile is called salinization। Arid and semi-arid climate are suitable for this process। ठीक है। इसके बाद में saline soil are formed by this process। ठीक है ना। इस प्रोसेस से कौन सी सोइल बनती है, तो सलाइन सोइल बनती है। और जब सोइल के जो अपर पार्ट होता है उस पे जो अपने साल्ट है उनका क्या हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए, या उस पे उसकी परत बन जाए, उसी को अपने सेलेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए, और यदि इसका रिक्लेमेशन करना है यानी डीसेलेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। डीसेलेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे लवण जो है पानी के साथ घुलकर निचले संस्तरों में चले जाएंगे, उसको अपने डीसेलेनाइजेशन बोल देते हैं। और उसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए होता है भाई, तो उसके लिए क्लाइमेट चाहिए होता है ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वहां पर बारिश भी ज्यादा होगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सेलेनाइजेशन के बाद में एल्कनाइजेशन। एल्कलाइजेशन या क्षारीयकरण, तो वह प्रक्रिया जिसमें क्लोराइड सतह पर सोडियम आयन क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, क्षारीयकरण कहलाती है। अब क्षारीयकरण एल्कलाइजेशन में कौन सी सोइल बनती है भाई, एल्कलाइन सोइल बनती है। एल्कलाइन सोइल में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, सोडियम ही तो होता है। अरे यार नोटिफिकेशन हमें नहीं चाहिए अभी, अरे ये क्या रन है, ठीक है ना। क्या होता है, सोडियम होता है। तो जो मान लो सोइल प्रोफाइल थी, अब इस पे क्या है, सोडियम एक्यूमुलेट हो गए। अब इसको क्या बोल देंगे भी, अपने एल्कनाइजेशन प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है ना। अभी मैंने बताया इसके लिए एरिड और सेमी एरिड यानी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। और इनसे कौन सी मृदा बनेगी भी, क्षारीय मृदा बनेगी, एल्कलाइन सॉइल बनेगी। यानी एडजॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस ऑन क्लोराइड सरफेस इज कॉल्ड alkalization। Arid and semi-arid climate are suitable for this process। Alkaline soil are formed by this process। ठीक है ना। इस प्रोसेस से बनेगी कौन सी मृदा, तो alkaline soil बनेगी, यानी आपकी क्षारीय मृदा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है लैंड कैपेबिलिटी सब क्लास। ये आपके लगभग 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2 पता नहीं 3 बार आया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ लैंड कैपेबिलिटी सब क्लास कितनी होती है, तो दीज आर 4, मतलब ये 4 क्लासें होती हैं। ठीक है ना। तो मैंने ट्रिक के लिए आपको ये बताया स्वैक। ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाए तो ये नहीं लिख के आना, सीधे 4 क्लास से लिख के आनी है। ये तो मैंने ट्रिक के लिए बताया SWEC। वैसे तो स्वैक की स्पेलिंग ये बनती है ना, ठीक है ना। तो अपने के हटाई देते हैं, स्वैक कैसे याद रख सकते हैं, SWEC। ठीक है ना, स्वैक। ठीक है। तो एस से होता है सोइल लिमिटेशन, डब्ल्यू से हो जाता है वेटनेस, ई से हो जाता है इरोजन, और सी से हो जाता है क्लाइमेट। ठीक है ना। तो ये 4 सब क्लास होती है। और कितनी क्लास होती है लैंड कैपेबिलिटी के अंदर, तो 8 होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, इनको रोमन संख्या में ही लिखा जाता है। हाँ जी, कलर की बात करें
क्योंकि एग्जाम के अंदर इनका कलर सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने यहीं पे भी कलर चेंज करते हैं। हाँ जी, पहली क्लास का कलर होता है ग्रीन। हाँ जी, इस प्रकार से लिखते जाओ ग्रीन। सेकंड क्लास का होता है येलो, फिर रेड, फिर ब्लू। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, वो भी मैं आपको कवर करा देता हूँ। कहाँ तक हो गए? 4 तक हो गए ना। पांचवी क्लास का होता है डार्क ग्रीन। सिक्स क्लास का होता है आपका येलो, येलो से बनता है ऑरेंज। फिर सेवंथ क्लास रेड, रेड से बन जाता है ब्राउन। और फिर एट्थ क्लास से बन जाता है पर्पल। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन वाली चीज बताता हूँ। एग्जाम के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन है ना, ये जो कलर वाला चलता है, ये कलर वाला अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन आईसीआर ने जो पिछले साल ऑथेंटिक माना था, वो कौन सा कलर माना था वो बताता हूँ, क्योंकि आईसीआर के अंदर पिछले साल क्वेश्चन भी आया इस कलर में से। अब देखो, ये तो सेम ही रहेगा, डार्क ग्रीन और ठीक है ना, डार्क ग्रीन और ग्रीन वाला ये तो सेम रहेंगे। येलो और ऑरेंज भी सेम रहेगा। अब देखो, जो रेड लिखा हुआ है यहाँ पे आईसीआर ने माना था ब्राउन, ब्लू लिखा हुआ है यहाँ पे माना था पिंक, और जहां पर ब्राउन लिखा हुआ है वहां पे माना था रेड। ठीक है ना। और बीएससी के अंदर जो है वो ये वाला चलता है। मतलब मैं जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो वाला ही सीक्वेंस पढ़ाता हूँ। गूगल पे भी बहुत सारी जगह ये दिखाया हुआ है और कुछ जगह ये भी दिखाया हुआ है, तो आप इसको भी लिख लेना। अब जिसके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनके अंदर यदि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो और इनमें से ऑप्शन दिया हो तो उस पर टिक करके आ जाना भी। ठीक है ना, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये होगी आपकी 4 सब क्लासेस, तो आपको अब इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए। फिर आता है सोइल सर्वे यानी मृदा सर्वेक्षण। तो किसी क्षेत्र में मृदा के प्रकार, गुण और उनकी विशेषताओं का व्यवस्थित अध्ययन, वर्णन और मानचित्रण करना क्या कहलाता है? मृदा सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है ना। किसी क्षेत्र में मृदा के प्रकार, गुण और उसकी विशेषताओं का क्या करना? व्यवस्थित अध्ययन करना, उनका वर्णन करना और उनका मानचित्रण करना क्या कहलाता है? मृदा सर्वेक्षण या सोइल सर्वे कहलाता है। सोइल सर्वे इज ए सिस्टमैटिक, ठीक है ना, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ सोइल इन एन एरिया। किसी एरिया के जो सोइल होती है उसकी एग्जामिनेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और उसकी मैपिंग करना ही क्या कहलाता है? सोइल सर्वे। और लगभग ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना। एक आता है आपका डिटेल सोइल सर्वे, एक आता है सेमी डिटेल सोइल सर्वे, एक आता है आपका रिकॉनाइसेंस सोइल सर्वे, एक आता है रैपिड रिकॉनाइज सोइल सर्वे। ठीक है ना। जो आपका डिटेल सोइल सर्वे होता है, इसका यूज किया जाता है अपने जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं उसके अंदर, या अपने विलेज प्लानिंग करते हैं उसके लिए, या एआरएस प्लानिंग के लिए। आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर ये चीजें पूछे जाते हैं कि विलेज प्लानिंग के लिए कौन सा सर्वे किया जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो सेमी डिटेल्ड होता है उसका डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए किया जाता है। रिकॉनाइसेंस होता है उसका रिसोर्स इन्वेंट्री या रिसोर्सेज के लिए किया जाता है। और जो आपका लास्ट वाला आता है रैपिड रिकॉनाइसेंस, इसका लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, मतलब ब्रॉड एरिया के लिए किया जाता है। और इसके अंदर लगभग 10,000 हेक्टेयर से एक सैंपल लेते हैं। डिटेल्ड वाला जो होता है ना उसके अंदर अलग अलग चलता है। आप सोइल सर्वे वाली मेरा क्लास भी देख सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अभी इस साल आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं वैसे बता देता हूँ। उसके अंदर 2 रेशियो चलते हैं। एक के अंदर तो लिया जाता है 0.25 हेक्टेयर से एक सैंपल, यानी 1 हेक्टेयर से 4 सैंपल लिए जाएंगे। और एक होता है 1 हेक्टेयर से एक ही सैंपल लिया जाता है। डिटेल्ड वाले में 2 उसके रेशियो चलते हैं। हाँ जी। फिर आता है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, हिंदी में बोल देते हैं शुष्क मृदा या रेगिस्तानी मृदा। तो कौन सी होती है? वह मृदा जो कम नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है या जहां वर्षा बहुत कम और वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। मतलब वो जो रेनफॉल होता है वो तो कम है लेकिन रेस्पिरेशन रेट क्या है? ज्यादा है। तो वहां पे आपकी बनेगी एरिड और डेजर्ट सॉइल। ठीक है ना। शुष्क मृदा कहलाती है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और इसमें एलाइट खनिज जो होता है वो मुख्य पाया जाता है। तो आपकी ये डेफिनेशन पूरी लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं लिख के आते और ये भी नहीं लिख के आते, और आपको मुकेश सर के होते हुए ये प्लस पॉइंट मिलते हैं ना।
ठीक है। तो डेजर्ट और एरिड सोइल जो है उसका एरिया 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, और उसके अंदर मिनरल की बात करेंगे तो आपका इलाइट मिनरल जो है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है। ए सोइल टाइप फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन रेट्स इज कॉल्ड एरिड एंड डेजर्ट सोइल। इट्स टोटल एरिया इज 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया एंड इलाइट मिनरल आर डोमिनेंट। कौन सा मिनरल डोमिनेंट होता है? तो इलाइट मिनरल जो होता है वो डोमिनेंट होता है। फिर आता है वाटर लॉगिंग या जल प्लावन। अब मैंने बोला था ना एक वाटर लॉग सोइल इसकी अलग डेफिनेशन है और वाटर लॉगिंग की आपको अलग से डेफिनेशन कराऊंगा। वाटर लॉगिंग या जल प्लावन की क्या होती है? जब मृदा के सूक्ष्म और बृहद रंध्रावकाश दोनों पानी से भर जाते हैं उसको बोल देते हैं अपने, या और मृदा की ऊपरी सतह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस अवस्था को जल प्लावन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब जो सोइल की सरफेस थी उसके अंदर, अब देखो सोइल के अंदर एक होते हैं माइक्रोपोर, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो जो होते हैं उसके साइज होता है 0.06 mm से कम। ठीक है ना। एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। अब जो माइक्रो होते हैं इनका साइज कितना होता है भाई? लेस देन 0.06 mm, और मैक्रो का होता है मोर देन 0.06 mm। अब जो माइक्रो होते हैं इसके अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है, और मैक्रो के अंदर वाटर प्लस एयर प्रेजेंट होती है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कराया हुआ है। ठीक है ना। तो वाटर प्लस एयर दोनों के प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी तो वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। अब जो एयर वाला पार्ट है इसके अंदर भी जब वाटर भर जाएगा तो पूरे के पूरे खेत में सैचुरेशन कंडीशन बन जाएगी, यानी संतृप्त अवस्था बन जाएगी। और जब संतृप्त अवस्था बन जाएगी तो वहां पे क्या पानी फिर फ्री फॉर्म में घूमेगा, उसी को बोल देते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। इंग्लिश अच्छा अभी डेफिनेशन और भी पढ़ी है ना इसमें। ऐसी अवस्था वाली मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि वहां पे एयर तो है नहीं। एयर वाली जगह क्या आ गया भाई? पानी आ गया। तो वहां पे क्या है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वायवीय जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता भी रुक जाएगी। यानी वाटर लॉगिंग इज द सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद एक्सेस वाटर लीडिंग टू ए हाई वाटर टेबल एंड रिड्यूस्ड एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल। ठीक है ना। एयर सर्कुलेशन है उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और वहां पर कौन सी कंडीशन बन जाएगी? सैचुरेशन कंडीशन बन जाएगी। और प्लीज यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो जानकार हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिन भी आप ग्रुप से जुड़े हुए उनमें शेयर कीजिएगा। हाँ जी SAR, एक सेकेंड। नेक्स्ट आती है SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात। यह जल गुणवत्ता का माप है जो पानी में मौजूद सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की सापेक्ष सांद्रता को मापता है। जल सिंचाई जल, ये कैसे लिख दिया? सिंचाई जल का SAR उच्च होता है। अच्छा जब आना था यहाँ पे, जब सिंचाई जल का SAR उच्च होता है तो इसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब SAR की वैल्यू हाई है तो आपको इसका इरिगेशन वाटर के अंदर इसका यूज नहीं करना चाहिए। मतलब मोर देन यदि 26 हो जाती है ना तो इसका नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इंग्लिश में क्या डेफिनेशन बनेगी? SAR इज ए मेजर ऑफ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन ए वाटर सैंपल। हाई SAR कैन लीड टू सोडियम रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसका फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आ जाता है SAR का। तो क्या होता है? सोडियम Na प्लस डिवाइड बाई अंडर रूट में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं कि इस साइन को नहीं देखते, तो एग्जाम के अंदर क्या वो ऐसे कर देता है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बना देते हैं एक नेक्स्ट एस्ट करके, कैल्शियम माइनस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ऑप्शन रख देगा आपके पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन रख देगा डिवाइड। तो आपको ध्यान रखना है प्लस का निशान आता है। देखो सोडियम पे प्लस है, मैग्नीशियम पे प्लस है, इसमें प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। यदि SAR वैल्यू ज्यादा है तो आप उसका इरिगेशन वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। हाँ जी। नेक्स्ट आता है ESP को हिंदी में बोलते हैं मिनिमम सोडियम प्रतिशतता, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। क्या बोल देते हैं? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। मिनिमम सोडियम प्रतिशतता क्या होती है? ESP मिट्टी की दनायन विनिमय क्षमता का वह प्रतिशत है जो सोडियम द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। यानी ESP इज ए मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस
and absorbed on soil particles relative to the total cation exchange capacity of the soil। ठीक है, तो ये आती है आपकी ईएसपी की डेफिनेशन। अब ईएसपी का फॉर्मूला आता है। अब देखो मैंने बोला था ना एक फॉर्मूला करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। जो जिप्सम रिक्वायरमेंट वाला फॉर्मूला था उसके अंदर अपन ने देखा था कि मल्टीप्लाई के अंदर क्या आता है, सीसी और डिवाइड में 100 आता है। अब यहाँ पे देखो, अब अपोजिट हो गया ना उसका, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में 100 है और डिवाइड में भी सीसी है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। वो किसका फॉर्मूला था, जिप्सम रिक्वायरमेंट का। ये है आपका ईएसपी का फॉर्मूला। ईएसपी का क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम, हिंदी में इसको बोलते हैं विनिमय सोडियम, डिवाइड बाय सीईसी। सीईसी मतलब धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और मल्टीप्लाई में लग जाएगा 100। अच्छा 100 क्यों लगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब कोई वैल्यू जब परसेंट में पूछी जाती है तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अब जो अदर ह्यूमिडिटी है उनमें परसेंट में मेजर नहीं होते, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो परसेंट में मेजर की जाती है, और परसेंट में की जाती है तब उसके फॉर्मूले में गुणा भी आता है 100। तो ये चीजें ध्यान रख लेना, जहां पे परसेंट आ गया वहां पे गुणा में 100। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो जिप्सम रिक्वायरमेंट वाले फॉर्मूले को और इसको, ठीक है ना। जिप्सम रिक्वायरमेंट परसेंट में नहीं होता, इसलिए उसके अंदर क्या है, गुणा के अंदर सीसी आता है और डिवाइड के अंदर 100 चला जाता है। नेक्स्ट आता है आरएससी, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, यह मृदा या सिंचाई जल में सोडियम के खतरे को दर्शाता है। यानी जो आरएससी है वो जो सिंचाई जल हो गया या सोइल हो गया उसके अंदर जो सोडियम के हजार्ड्स होते हैं, खतरे होते हैं, उनको दर्शाता है। आरएससी के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है या नहीं, यानी जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। इंग्लिश में डेफिनेशन, आरएससी इन ए measure of the potential for irrigation water of the potential for irrigation water, जैसे कैसे होगा, RS is a measure of the potential for irrigation। अच्छा ये डबल डबल हो गया। RSC ने measure of the potential of irrigation water, इसको काट देना, potential of irrigation water to negatively affect soil properties due to the presence of excess sodium, यानी सोडियम की अधिकता के कारण जो हजार्ड्स होते हैं उनको मेजर करता है ये। उसके बाद इसका फॉर्मूला आरएससी का क्या होता है, CO3 - 2 प्लस HCO3 फिर ब्रैकेट के बाद माइनस, फिर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। अब एग्जाम में वही चीज मैंने बताया था, ऐसे आरएससी लिखेगा, CO3 - 2 लिखा प्लस HCO3 लिखा, फिर माइनस देके और ब्रैकेट करके ऐसे ऐसे छोड़ देगा। और अब बताओ इसका फॉर्मूला, तो आपको पूरा फॉर्मूला पता होगा तो आपके डेफिनेशन में आप लिख के आओगे तो आपको भी एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं होता कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो डेढ़ दे देंगे, ऐसे नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। कई बार एग्जामिनर मोड में आया होता है तो वो क्या करता है, फिर काट भी देता है कि आप इसके काटने हैं तो काटने हैं। जब आपकी पूरी चीजें लिखी हो तो पूरे नंबर देगा, ठीक है ना। आपके इस प्रकार से अच्छी कॉपी बनी होगी तो आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है ना। तो आपकी स्टार्टिंग में देख लेता है कि यार ये डेफिनेशन वगैरह अच्छी लिख रहा है तो थ्योरी में भी वो अच्छे नंबर देता है। तो ध्यान रख लेना इस चीज का कि इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होता है आरएससी का फॉर्मूला। एक सेकंड मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो। अरे अपने जूम भी नहीं कर रहे ना इसको, अपने पास ऑप्शन है, अपने भले बैठे थे। हाँ जी पीएच, एक सेकंड में देख लेता हूँ फिर जूम करने के बाद से दिख रहा है या नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी पीएच की परिभाषा क्या होती है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, अरे यार इसको जूम नहीं करते, इसमें फिर ना थोड़ा सा मेरे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, इतना चाहिए। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणांक को पीएच कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन के जो ऋणात्मक लघु गुणांक होता है उसको क्या बोल देते हैं, पीएच बोल देते हैं। इसकी रेंज होती है 0 से 14। यह एसपीएल सोरेनसन द्वारा 1909 में दिया गया था। इसे पीएच मीटर के द्वारा मापा जाता है। यह मृदा की अम्लता, क्षारीयता व लवणीयता को बताता है। यानी यदि
7 से कम है तो आपकी एसिडिक सॉइल होगी, ठीक है। यदि 8.5 से कम है, ओ सॉरी ज़्यादा लिख दिया, इससे होता है कम का निशान, तो आपकी सलाइन सॉइल है। और यदि आपकी 8.5 से ज़्यादा है तो आपकी एल्कलाइन सॉइल है। और यदि 4 से कम है तो आपकी एसिड सल्फेट सॉइल है, ASS, ठीक है। ये चीजें किसके द्वारा पता चल रही है? पीएच के द्वारा चल रही है, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन का एक्टिविटी इज कॉल्ड पीएच। पीएच गिवन बाय एसपीएल सोरेंसन इन 99। इट मेजर बाय पीएच मीटर, मतलब पीएच को किससे मेजर करते हैं? पीएच मीटर से। और ध्यान रख लेना पीएच यूनिट लेस होता है, पीएच की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। तो याद रख लेना पीएच जो है वो यूनिट लेस होता है, और इसको मेजर किससे करते हैं? पीएच मीटर से करते हैं। पीएच माइनस log 10 H प्लस कंसेंट्रेशन, ये इसका अपने फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। आज फिर आता है इनफिल्ट्रेशन। अच्छा, इनफिल्ट्रेशन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो एक सेकंड, आजा भाई। अपने एक फ्लो चार्ट से इस चीज को समझेंगे। ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ना, इसके अलग अलग नाम आते हैं। अब देखो, जब बारिश हुई मान लो, तो पानी था वो खेत के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक है। पानी खेत के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो क्या हो जाएगा? निचले संस्तरों में जाएगा, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसकी। और उसके बाद में वो साइडों में जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे सारा पानी भर जाएगा तो फ्री वाटर जो है इस प्रकार से मूवमेंट भी करेगा, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को अच्छे से समझना। ये जो एंट्री हो रही है इसको बोल देते हैं अपने इनफिल्ट्रेशन, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं। जब वाटर की एंट्री होती है किसके अंदर? ये मान लो आपकी सोइल सरफेस है, अभी सोइल सरफेस, ठीक है ना। सोइल सरफेस के अंदर, सोइल सरफेस के अंदर जब वाटर की एंट्री होती है तो इसको बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। जब पानी डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी एंट्री होने के बाद निचले स्तरों में जाता है, तो इसको बोल देते हैं परकोलेशन। क्या बोल देते हैं? परकोलेशन। और जब पानी साइडों में जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं? सीपेज। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर नहर वगैरह होती है तो उसके पास जो एरिया होता है वहां पे भी नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, मतलब पानी वगैरह है वो वहां पे कमी नहीं रहती, ठीक है। मान लो जैसे ये आपकी कैनाल थी, इसकी जो आसपास का जो एरिया है यहाँ पे क्या है? मॉइस्चर अच्छा रहता है, मतलब तभी देखते हैं ना नहर के आसपास वाले जो पेड़ है वो अच्छे बहुत हरे भरे रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? क्योंकि मॉइस्चर मिलता रहता है। अब इन जो पेड़ों को मॉइस्चर मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? सीपेज के द्वारा, मतलब नहरों से इसी साइडों में पानी क्या है? रिस रिस के जाता है, अपने बागने में बोलते हैं रिस गया आ रहे पानी, ठीक है ना। तो इसी को बोल देते हैं अपने सीपेज, मतलब लेटरल मूवमेंट करता है। तो ये नहर थी, नहर से इसी साइडों में पानी जाएगा, उसको बोल देते हैं सीपेज, ठीक है। और ये जो फ्रीली वाटर घूम रहा है इसको बोल देते हैं रन ऑफ, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन क्या हो गया? एंट्री ऑफ वाटर इनटू सोइल प्रोफाइल या सोइल सरफेस। फिर परकोलेशन क्या होगा? डीप मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। और सीपेज क्या हो गया? लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज सीपेज, एंड फ्रीली मूवमेंट ऑन सोइल प्रोफाइल इज नोन एज रन ऑफ। और रन ऑफ कब होता है? जब अभी अपनों ने जब बात की थी सेचुरेशन कंडीशन होती है तब। और सेचुरेशन कंडीशन कब होती है? भी जब मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों पानी से भर जाते हैं। अब अपने डेफिनेशन उस पे आ जाते हैं। इनफिल्ट्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर संवर्धन। तो मृदा परिशोधिका, एक सेकंड पेन गया क्या? मृदा परिशोधिका का या मृदा सतह में पानी का एंटर करना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इसे इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी इनफिल्ट्रेशन को किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। इसकी यूनिट होती है mm पर हावर, यानी 1 घंटे के अंदर कितना पानी अंदर गया उसको बोल देते हैं अपने इनफिल्ट्रेशन। इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इट मेजर बाय इनफिल्ट्रोमीटर और इट्स यूनिट इज mm पर हावर, यानी 1 घंटे के अंदर कितना mm पानी जो है वो अंदर एंटर किया उसको बोल देंगे अपने उसकी यूनिट।
हाँ जी, ये था आपका इन्फिल्ट्रेशन। हाई आई होप कि आप सभी को वो टेबल भी समझ आ गई होगी जो अभी मैंने मतलब डायग्राम जो करवाया था। फिर आते हैं होलोफाइट्स। होलोफाइट क्या होते हैं? यह पौधे लवण प्रतिरोधी पौधे होते हैं जो ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां लवणों की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है। मतलब प्रतिरोधी होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। तो रेजिस्टेंट कब होंगे? जब वो वहां पे क्या होगी, उस चीज की मात्रा ज्यादा होगी और वहां पे वो ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है ना? जैसे सूरजमुखी, ठीक है ना। अब सूरजमुखी किसका इंडिकेटर प्लांट है? सनफ्लावर जो है वो किसका इंडिकेटर प्लांट होता है? तो सोडियम का होता है। किसका होता है? रुको 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 रुको, शुगर बीट होता है सोडियम का। शुगर बीट, शुगर बीट जो है वो सोडियम का होता है। अब शुगर बीट सोडियम का इंडिकेटर प्लांट है, तो जहां पर शुगर बीट उगेगा वहां पे क्या होगी बीट, उसको शुगर बीट को क्या बोले? होलोफाइट प्लांट। अब आप जब गूगल पे चेक करोगे ना तो शुगर बीट जो है उसको हेलोफाइट प्लांट के अंदर मेजर नहीं दिखाया जाता। मेन जो प्लांट होता है वो सूरजमुखी होता है। इसको मेजर क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि शुगर बीट जो है वो उग तो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर प्लांट ही सोडियम का है, तो ग्रो तो कर जाता है, लेकिन मेन जो प्लांट होता है वो सूरजमुखी को ही माना जाता है इंडिकेटर प्लांट। क्योंकि सूरजमुखी जो है वो किसका है? बोरोन का सोर्स है, और बोरोन जो है वो सबसे ज्यादा 8.5 पीएच से ऊपर पे मिलता है, मतलब 9 से 14 पीएच के बीच में मिलता है। तो 60 सबसे ज्यादा इसी पे पीएच पे होते हैं, इसीलिए सूरजमुखी को सबसे लेवल टॉप पे माना जाता है कि सबसे बड़ा हेलोफाइट प्लांट है। या अपने ऐसे बोल सकते हैं जिनको 60 ज्यादा चाहिए या जिनको सोडियम ज्यादा चाहिए वो सारे आपके हेलोफाइट प्लांट होते हैं। ठीक है, these plant are salt tolerant plant which are grow where salt concentration is high। एग्जांपल हो जाएगा आपका सनफ्लावर। हाँ जी, नेक्स्ट आती है आपकी 35 नंबर डेफिनेशन, सोइल ईसी यानी विद्युत चालकता। तो मृदा की विद्युत चालकता मृदा में उपस्थित लवणों की मात्रा को दर्शाती है। इसे इसी मीटर के द्वारा नापा जाता है और इसकी इकाई क्या होती है भी? डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होती है। तो एग्जाम के अंदर इसकी यूनिट आपको अलग से ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है कि जो ईसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है भी? डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होती है। क्या होती है? डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होती है। Soil EC measure salt content which are present in soil. EC is measured by EC meter. Its unit is डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। ठीक है ना? तो जो साल्ट कंटेंट होता है सोइल के अंदर उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इसी के द्वारा मेजर किया जाता है। इसी को किससे मेजर करते हैं? तो इसी मीटर से। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होती है। और सीईसी की यूनिट क्या होती है? एग्जाम में वो भी आ सकती है। तो क्या होती है? सेंटीमोल पर केजी। हाँ जी, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। तो किसी वस्तु से बिना भौतिक संपर्क किए एक लक्ष्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने और उसकी व्याख्या करने को ही रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन दिवस जो है वो 12 अगस्त को बनाया जाता है। तो ये रिमोट सेंसिंग वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा पूरा आप लेक्चर वहां से देख सकते हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर और आपको सबसे ज्यादा नंबर वही दे के जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, तो आपको एप्लीकेशन भी मैंने उसमें कराई है। इसके क्लासिफिकेशन से आता है, तो रिमोट सेंसिंग का मैंने क्लासिफिकेशन भी कराया हुआ है। ठीक है ना? तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है? मान लो ये डिजिटल बोर्ड है, इसको मैं बिना टच किए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लू लाइन है, ये व्हाइट कलर का है, इसमें ब्लैक कलर से अक्षर लिखे गया है, रेड से सर्कल किया गया है। यहाँ पे क्या है? इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, पेन वगैरह पेंसिल वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो ये मैं इसको बिना टच किए बता रहा हूँ, तो यही तो रिमोट सेंसिंग है। ठीक है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ क्या लिख दिया मैंने, ये एक्यूरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट के बारे में, ओवर फिनोमिना विदाउट मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट विद इट। नेशनल रिमोट सेंसिंग डे इज सेलिब्रेट ऑन 12 अगस्त। ठीक है ना? यानी उसको विदाउट फिजिकल टच के उसकी जो इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट करना और उसको डिस्क्राइब करना, ये आपका रिमोट सेंसिंग होता है, मतलब साधारण भाषा में। और नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब बनाया जाता है? अभी 12 अगस्त को बनाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है जीआईएस। जीआईएस की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम के अंदर जो आपका आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम होता है, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो तुम्हारे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीआईएस की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। अब एग्जाम के अंदर वो कंफ्यूजन करने के लिए पहला ऑप्शन ये देते हैं जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, और बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं। तो जियो नहीं होता, जियोग्राफिकल होता है, और जियोग्राफिक भी नहीं होता। ठीक है ना? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली आंकड़ों को अधिकृत
संग्रहण, जांच, एकीकृत, जोड़तोड़, विश्लेषण और प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है जो पृथ्वी पर स्थानिक रूप से संदर्भित है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था भाई? रॉबर्ट टॉमलिंसन ने किया था 1968 के अंदर, ठीक है ना। जीआईएस इज ए सिस्टम ऑफ कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग या integrating, manipulating, analyzing and displaying data which are specially referenced to the earth. GIS word was first used by Roger Tomlinson in 1968, ठीक है ना। रोगर टॉमलिंसन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1968 के अंदर जीआईएस टर्म दी थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी यानी आकाशीय फोटोग्राफी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर तस्वीरें ली जाती हैं। यह तकनीक विमान, ड्रोन या उपग्रह का उपयोग करके की जाती है, क्योंकि ऊपर या विमान से या ड्रोन से तो अपने कैप्चर कर सकते हैं पूरे। अच्छा, अपने जीआईएस वगैरह, जीपीएस वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर अपने को पूरी लोकेशन दिखा देता है, ठीक है ना। अपने को पूरे यहाँ के, जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये जो पूरा कॉलेज है ये पूरा पूरा अपने को ऊपर से दिख सकता है। तो वो किसके कारण? रिमोट सेंसिंग कारण या एरियल फोटोग्राफी के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये ड्रोन या अपने बोल सकते हैं विमान वगैरह से ही लिए जाते हैं। यानी एरियल फोटोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एयर यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मोस्टली एयरक्राफ्ट, फॉर स्टडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो सरफेस है उसकी स्टडी करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट आती है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन, हिंदी में इसको बायोरेमिडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हो जाता है, द प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, आर यूज्ड टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटामिनेटेड सॉइल। यानी जो कंटामिनेटेड सॉइल थी उसके अंदर जो आपकी कंटामिनेटेड का मतलब दूषित का मतलब क्या हो गया? वहां पे कुछ ना कुछ उसके अंदर दूषित पदार्थ या पोल्यूटेंट्स है या जो उसको प्रदूषित कर रहे हैं वो है। तो उनको बैक्टीरिया या फंगी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब अपन उनको रिमूव कर देते हैं या उनको कुछ हद तक हटा देते हैं, उसी को बोल देते हैं अपने बायोरेमिडिएशन, ठीक है। हिंदी में डेफिनेशन बनेगी वह प्रक्रिया जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि का उपयोग दूषित मृदा से प्रदूषण कारक को हटाने या सामान्य करने के लिए किया जाता है, उसको बायोरेमिडिएशन कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी बायोरेमिडिएशन की डेफिनेशन थी, इसको अच्छे से कवर कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट आता है 39 नंबर डेफिनेशन। अभी जाना मत, 2-3 और डेफिनेशन करवाऊंगा। फॉस्फोजिप्सम। तो फॉस्फोजिप्सम क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल निर्मित करने वाले कारखाने जो होते हैं वहां से काफी जिप्सम उप उत्पाद के यानी को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, जिसे अपने फॉस्फोजिप्सम कहते हैं। और इसमें क्या होता है? 16% सल्फर होता है और 21% कैल्शियम होता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर जो है वो कितना होता है फॉस्फोजिप्सम में और कैल्शियम कितना होता है। यानी फॉस्फोजिप्सम इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फोरस एसिड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। इट कंटेन 60% फॉस्फोरस एंड 21% कैल्शियम। ये थी आपकी 39 डेफिनेशन। इसके अलावा एक दो डेफिनेशन है वो और कराता हूँ मैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो ये आपका लेक्चर था, ठीक है। इसके अलावा 2-3 डेफिनेशन और करवा देता हूँ, तो 1 मिनट का वेट कीजिएगा आप। हाँ जी, ये हो गया आपके 39। इसके बाद में रेजिडुअल एसिडिटी आती है। मैंने बोला था लास्ट में लिखा दूंगा डेफिनेशन, ठीक है ना। रेजिडुअल एसिडिटी की डेफिनेशन लिख लो। रेजिडुअल एसिडिटी refers to the acidity. Residual acidity refers to the acidity remains after the accounting of active and exchangeable acidity.
ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले लिख लो। ठीक है, रेजिडुअल एसिडिटी, रेजिडुअल एसिडिटी क्या होती है? वह अम्लता जो वह अम्लता जो सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता के बाद, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता के बाद मृदा में रह जाती है, उसको अपने बोल देते हैं रेजिडुअल एसिडिटी। ठीक है ना, रेजिडुअल एसिडिटी रिफर्स टू द एसिडिटी ऑफ सॉइल, acidity of soil remains after the accounting of active and exchangeable acidity। ठीक है ना, यानी जो आपकी एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी है, इसके बाद जो मृदा के अंदर जो अम्लता रह जाती है, बच जाती है, उसको बोल देते हैं अपने रेजिडुअल एसिडिटी। इसके बाद में आपके कई बार एग्जाम के अंदर ये ड्रिप इरिगेशन वगैरह वाला भी पूछा हुआ है। अच्छा, इससे तो वो होता है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का पूछा हुआ है। ठीक है ना, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का पूछा हुआ है। तो ड्रिप के अंदर क्या होता है, एक पाइप होती है, उस पर क्या लगे हैं, ड्रिपर्स लगे होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि, और इसको स्प्रिंकलर को बौछारी विधि बोल देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसको ट्रिटिकेल भी कहा जाता है, फिर इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। मतलब इसके दो अन्य नाम लिखा हो तो भी आपको प्लस पॉइंट है। ठीक है ना, तो ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि को ट्रिटिकेल या माइक्रो इरिगेशन मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या है, पौधों को बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों के पास पानी गिरता है, और उसके द्वारा इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है भी इसकी? 90 से 80 से लेके 90% तक जो इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। और जेआरएफ के अंदर इसका क्वेश्चन हर साल आता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी का सीक्वेंस बताइए। तो ड्रिप इरिगेशन जो होती है, और इससे भी ऊपर सबसे ज्यादा किसकी होती है? पॉट कल्चर की होती है। मतलब ये प्लांट है, इसके ऊपर मटका वगैरह लगा के सीधे प्लांट के ऊपर ही पानी गिरता है, वो पॉट कल्चर होता है। ठीक है ना, तो ये 3-4 लाइनें इसके अंदर लिख के आ दो, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बता दो, इसका नाम बता दोगे, और उसके बाद में बता दो कि पौधों की जड़ों के पास से पानी मिलता है ड्रिपर्स के द्वारा, और इसके अंदर अपने सलाइन वाटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड की जो है, अच्छा दोनों मेथड कहाँ से हैं? अभी इजराइल से है, ये भी लिख के आ जाना। अब स्प्रिंकलर जो मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है? राइजर लगा होता है, राइजर के अंदर ऊपर एक, ठीक है, वो क्या करता है, सारी अपने चारों ओर क्या करता है, पानी की बौछार करता है। तो इसके अंदर क्या है, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन में कम होती है, लगभग 70 से 80% होती है। क्योंकि अब मान लो ये यहाँ पे लगा हुआ था राइजर, ठीक है ना, ये पाइप है इसकी, तो यहाँ पे प्लांट था, यहाँ पे प्लांट था। अब जो बाकी एरिया जो बच गया, वहां पे तो प्लांट था ही नहीं, तो वहां पे भी ये पानी क्या है, वेस्ट चला जाता है। इसलिए इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है कि जो वाटर है उसका उपयोग कितना किया जा रहा है प्लांट के द्वारा। तो इसके अंदर तो क्या है, बिल्कुल जड़ के पास, ये प्लांट है, इसकी जड़ के पास पानी गिरता है, तो ये लगभग पानी सभी यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो वीड्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं, वो इसका वाटर का यूज करने लग जाते हैं, प्लांट्स जो है वो बहुत कम कर पाते हैं, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन इसका प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है ना, और इजराइल से आई हुई है, तो ये चीजें आप इसके अंदर लिख के आओगे। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के अंदर आपकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है ना, और इसके अलावा सारी की सारी मैंने डेफिनेशन आपको करवा दी। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके मुकेश सर के साथ आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़े। और एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर मैं गेस्ट पेपर वगैरह देता हूं, तो उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और ये लेक्चर की वीडियो भी उसके अंदर ही आपको अलग से मिल जाया करेगी, मतलब कोई भी अपडेट आया करेगी वो सारी की सारी उसके अंदर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, मुकेश सर के नाम से एक अकाउंट है उसे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।